जेंडर डिवीजन एंड रिलीजियस डिफरेंसेस बच्चों ना केवल हमें इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, लेकिन जब बात आती है कास्ट डिफरेंसेस की, वो स्पेशली इंडिया में ही हमें देखने को मिलती है, जो कि आज के इस लेसन का मेन टॉपिक भी है। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का क्या रोल है, पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का क्या रोल है, वो आज आप इस वीडियो में अच्छे तरीके से जानोगे। सो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। सो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 क्लासेस के अंदर जेंडर एंड रिलीजियस डिफरेंसेस के बारे में कॉन्सेप्ट समझाया था, तो आज हमारा पर्टिकुलर सिर्फ सिंगल टॉपिक कास्ट के बारे में होने वाला है और इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये कास्ट वाला जो टॉपिक है वो वाकई में आपको काफी अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि रियल में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर कास्टिज्म जो है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कास्ट इनइक्वालिटीज को लेकर। तो सवाल यहां पर आता है कि ये इनइक्वालिटीज क्या होती है। तो इनइक्वालिटीज मतलब असमानता है। तो असमानता यहां पे कास्ट को लेकर बात की जा रही है। तो इंडिया के अंदर बच्चों कोई सिंगल कास्ट है नहीं। अगर सिंगल कास्ट होती तो फिर इनइक्वालिटी किस बात की होती। इनइक्वालिटी इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो कास्ट है वो काफी डिफरेंट टाइप की हमें देखने को मिलती है। हर एक रिलीजन के अंदर कास्ट के अलावा सब कास्ट भी होती है। सो क्या बात की गई है इस टॉपिक के अंदर कि मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप, सबसे मेन चीज आती है सेम कास्ट ग्रुप को लेकर, फॉर्म द सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन। तो जो सेम कास्ट के ग्रुप एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं, सोशल कम्युनिटी, जहां पे जो उनका पेशा होता है, जो काम होता है वो भी काफी सिमिलर होता है। इवन मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विद द मेंबर फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप, जिनकी शादी खाना जो भी होता है वो सिमिलर ग्रुप में ही करते हैं, इवन वो अपने ग्रुप से बाहर नहीं जाते। तो ये सारी चीजें हमें कास्ट इनइक्वालिटीज में देखने को मिलती है। वो कैसे? अगर हम दूसरे जनों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पर्टिकुलर सिंगल कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमारे लिए अदर कम्युनिटी के जो लोग हैं इतने मैटर नहीं करते। इस वजह से हम कहीं ना कहीं उन अदर कम्युनिटी के लिए एक प्रकार से जो इनइक्वालिटीज है वो डेवलप कर रहे हैं। तो कास्ट के अंदर ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। और मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया के अंदर जो कास्ट है वो एक बड़े लेवल पे हमें देखने को मिलती है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो चाहे वो एंशिएंट टाइम हो, फिर चाहे वो मिडाइवल हो, या फिर आज का मॉडर्न एरा क्यों ना हो, आज भी हमें जो कास्टिज्म है इंडिया के अंदर बड़े स्तर पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई मैं पर्टिकुलर एक सिंगल रिलीजन की बात नहीं कर रहा, हिंदुइज्म की। इधर यहाँ पर आपको मुस्लिम्स में सिख कम्युनिटी के अंदर, फिर चाहे बुद्धिज्म या जैनिज्म या क्रिश्चियन, हर एक कम्युनिटी के अंदर आपको कास्टिज्म देखने को मिलेगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम। और इसलिए बच्चों स्पेशली 19th सेंचुरी के अंदर जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, जिनमें महात्मा गांधी जी, पेरियर, रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, इन सभी ने कास्टलेस सोसाइटी को लेकर मांग भी उठाई थी कि ये जो इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है लोगों में कास्ट को लेकर, ये खत्म हो जानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इनके लिए स्टेप्स नहीं लिए गए, हर टाइम के अकॉर्डिंग लिए गए। आप देखोगे जैसे कि लिटरेसी के बढ़ने से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से, ये जो कास्ट की हायरार्की है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिली है। पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुई है, बट वीकनेस जरूर देखने को मिली है ना। इसके अलावा आज का जो मॉडर्न एरा है इसने बहुत सारी चीजों को आप कह सकते हो कि काफी कम ला दिया, क्योंकि आप देखोगे कि आज की जो जनरेशन है वो वेस्टर्नाइजेशन की जो कल्चर है उससे ज्यादा ही एक प्रभावित है ना। जैसे आप देखोगे कि नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम इन अर्बन एरिया इट डज नॉट मैटर मच हु इज वॉकिंग अलोंग टू अस ऑन अ स्ट्रीट और ईटिंग एट द नेक्स्ट टेबल इन रेस्टोरेंट। आप देखोगे कि इतने क्राउडेड जनरेशन के अंदर, स्पेशली अर्बन सेक्टर की बात हो रही है, हम क्राउड में ये नहीं पहचान पाते कि अगर कोई हमारा ऑपोजिट जेंडर है तो वो किस कास्ट से बिलोंग करता है। रेस्टोरेंट में बैठे हमें ये नहीं पता कि हमारी साइड वाली, सामने वाली सीट पर किस कास्ट का व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया, उसके अंदर भी आप देखोगे कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिटेड माना गया है, और किसी भी टाइप का जो कास्ट से रिलेटेड लोगों के साथ जो भेदभाव होता है, अगर कोई ऐसा करता है तो एक पनिशेबल ऑफेंस भी माना जाता है। तो इन सब चीजों की वजह से आप देखोगे, एक चीज नोटिस करोगे कि बच्चों टाइम के अकॉर्डिंग हमने जो कास्टिज्म है, जो उसकी रूट है, उसे भी कमजोर किया है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म किया है ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि आज भी बच्चों इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें कास्टिज्म कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहता है। जैसे येट कास्ट हैज नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम कंटेम्पररी इंडिया, सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट हैव परसिस्टेड। यानी कि अभी तक पूरी तरीके से एक बात की जा रही है कि हमारे कंटेम्पररी इंडिया के अंदर जो कास्ट है वो डिसअपीयर नहीं हुई है, अभी भी उसके कुछ ओल्डर एस्पेक्ट ऐसे हैं जो बने हुए हैं। और साथ ही बच्चों लोग जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। लोग आज भी आपको ज्यादातर अपने ही रिलीजन में, अपने ही कास्ट में शादी करना बेटर मानते हैं। और इसके पीछे आप कह सकते हो कि लोगों के जो सबसे पुराने आइडियल या उनके रिचुअल, जो उनके ट्रेडिशन है, वो अभी भी उनके माइंड में, दिलों में, सब में बसे हुए हैं, और वो उनकी एक परंपरा है, उसे वो फॉलो करते आ रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन इंडिया के अंदर काफी बड़े स्तर पे हमें देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि लोग ओल्ड ही फॉलो करते आ रहे हैं। इसके अलावा जो अनटचेबिलिटी है, जिसे हम छुआछूत कहते हैं, हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। यानी कि पहले के टाइम पे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनके साथ छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी जैसा फील करवाया जाता था। तो आज भी ये चीजें होती हैं। बेशक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 17 में जो अनटचेबिलिटी है उसे पनिशेबल ऑफेंस माना गया है 1955 एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर कोई प्रैक्टिस रियल में करता मिला तो उसे जुर्माना भी भर सकता है, और साथ ही उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन आप देखोगे देश के कोने कोने से ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते रहते हैं, स्पेशली जो रूरल सेक्टर है। तो आप देखोगे कि कास्टिज्म को लेके जो गवर्नमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो टाइम टाइम पे काम तो करता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर कास्टिज्म अभी भी खत्म हो गया, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए बच्चों जो कास्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लीडर्स हैं, हमारी कुछ ऐसी पार्टीज होती है जो कि कास्ट का यूज अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बड़े लेवल में करते हैं जब बात आती है इलेक्शन की। तो अगला जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो इसी से रिलेटेड पढ़ोगे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। सो बच्चों जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कम्युनलिज्म के बारे में बताया था, जिसमें यह बात की गई थी लोगों का ऐसा बिलीव है कि जो सोशल कम्युनिटी हम बनाते हैं, जो स्टैब्लिश करते हैं, वो किसकी वजह से होती है? कम्युनलिज्म की वजह से, जिसमें एक सिंगल कम्युनिटी या सिमिलर कम्युनिटी बनके एक सोशल कम्युनिटी बनाती है। ठीक उसी तरह कास्टिज्म के अंदर भी ऐसा होता है कि एक कास्ट के या एक कम्युनिटी के लोग सोशल कम्युनिटी को डेवलप करते हैं। ये थिंकिंग है, उनकी आइडियोलॉजी है। तो इस थिंकिंग में वो क्या बात करते हैं कि पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू द नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विद एनीवन फ्रॉम अनदर कास्ट, जिस तरीके से हमने कम्युनलिज्म में पढ़ा था। तो बिल्कुल ज्यादातर सिमिलरिटी हमें देखने को मिलते हैं कास्टिज्म के अंदर और कम्युनलिज्म के अंदर। लेकिन जब बात आती है बच्चों कास्ट की, तो कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। तो राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे तरीके जिसकी वजह से जो कास्ट है अपने डिफरेंट टाइप के रोल प्ले करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पावर हो, कैपिटल हो या अपना एक डोमिनेंस हो, वो सभी चीजें काम आती है। और जब बात कास्ट की आती है तो वो तो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अब वो कैसे करती है वो आप इन पॉइंट्स के थ्रू अच्छे तरीके से समझ सकते हो। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। वो क्या क्या है तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है कि पार्टीज कंसिडर कास्ट एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हाइल चूजिंग कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। तो जब बात आती है बच्चों इलेक्शन की, तो जो पार्टीज होती है, कोई पर्टिकुलर एक पार्टी की नहीं बात कर रहा, यहां पे मेजॉरिटी ऑफ पार्टी है जो कि रीजनल लेवल की हो सकती है, स्टेट लेवल की हो सकती है, नेशनल लेवल की हो सकती है। जब कभी भी इलेक्शन की बात आती है तो कास्ट सबसे ज्यादा अपना मेन रोल प्ले करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पार्टीज होती है उनके लिए कास्ट के मद्देनजर रखते हुए वो क्या करती है कि अपने कैंडिडेट्स को इसके बिहाफ पे चूज करती है। इवन दे कंसिडर द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी बिफोर डिक्लेयरिंग देयर कैंडिडेट। सबसे पहले वो मेजर करती है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में कि इस एरिया के अंदर किस
किस कास्ट के लोग सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलते हैं। जिस भी कास्ट के वो एक्स कास्ट के सबसे ज्यादा लोग हैं तो एक्स कास्ट का ही कैंडिडेट उस पर्टिकुलर एरिया से खड़ा कर दिया जाता है। और इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि अक्सर ज्यादातर जो लोग हैं, सभी तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करेंगे, अपनी सेम कास्ट के कैंडिडेट को जरूर वोट देंगे, जिससे कि इन पार्टीज को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो एक कुछ रीजन ये हो गए। इसके अलावा पीपल वोट फॉर देयर रिलीजन एंड कास्ट। लोग जो है अपने जो रिलीजन है, जो कास्ट है, उनके बेस पर इलेक्शन में वोट जरूर डालते हैं और समटाइम क्या होता है, फेल टू चूजिंग द राइट कैंडिडेट। इन सब चीजों की वजह से जो एक अच्छा लीडर होता है, जो कैंडिडेट होता है, कुछ कैंडिडेट इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं, कुछ कैंडिडेट कुछ स्मॉल पार्टी से भी खड़े होते हैं, वो इलेक्शन हार जाते हैं। क्योंकि लोग अक्सर ज्यादातर जब वोट डालने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनका पहले से माइंडसेट होता है या तो रिलीजियस बेसिस पे या फिर कास्ट बेसिस पे अपने ही कैंडिडेट को वोट करते हैं या अपनी ही फेवरेट पार्टी को वोट करते हैं। जो कि इन चीजों से भी काफी और ज्यादा ऐसी चीजें हैं, एजुकेशन के बेस पर या फिर उस कैंडिडेट की क्वालिटी के बेस पर भी वोट डाले जाते हैं। और जो लोग डालते भी आगे आपको पता चलेगा, लेकिन जब बात मेजॉरिटी की आती है तो कहीं ना कहीं लोग इन चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। अक्सर आप देखते हो कि बहुत सारी पार्टीज और उनके कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं, जब कभी इलेक्शन का टाइम आता है तो वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से अदर कम्युनिटी के लोगों को परेशानी होती है और जिस कम्युनिटी के लिए बोला जाता है उनको काफी हैप्पीनेस मिलती है। वो ऐसा इसलिए भी किया जाता है इन पार्टीज और कैंडिडेट की वजह से कि लोगों के जो वोट है, जो उनकी सिंपैथी है, वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके और उनकी वजह से जो उनको वोट मिलेगा उससे उनको काफी बेनिफिट होगा इलेक्शन के अंदर। तो ऐसे अक्सर हमें हर एक पार्टी के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ पार्टी तो कास्ट के बेस पर ही बनती है और उनका कैंडिडेट भी उन्हीं की कास्ट को रिप्रेजेंटेट करता है। अक्सर आप देखते हो पॉलिटिक्स इतनी बड़ी है कि लोग अपनी ही कम्युनिटी से कोई एक कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी कम्युनिटी से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो हमारे बारे में सबसे पहले सोचेगा, ना कि अदर कम्युनिटी के बारे में। तो इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर सभी को जो इलेक्शन है वो लड़ने का फुल राइट है। तो इसलिए ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। तो अब इससे आपको क्या पता चलता है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ परसेप्शन तो बन ही गया होगा कि कास्ट के बिना इलेक्शन हो ही नहीं सकते, है ना। अक्सर लोग ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत चीजों को एनालाइज करते हो ना बच्चों, जब आपको पता चलता है कि इन कास्ट और रिलीजन के अलावा भी लोग जो है वोट कुछ अलग तरीके से भी करते हैं, जैसे कि आपको इसमें पता चलेगा। और कुछ ऐसा चीजें भी है जिसमें आपको ये रियलाइज होगा कि कास्ट और रिलीजन के बेस पर ही हम मेजॉरिटी में यानी कि इलेक्शन नहीं जीत सकते। उसके आगे हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल यानी कि कुछ ऐसे बाधाएं हमें झेलनी पड़ सकती है जो कि इतना आसान नहीं है। जैसे कि परसेप्शन की अगर बात की जा रही है, द फोकस ऑन द कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है कि यार अगर कास्ट नहीं होगी तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, बस नाम मात्र के इलेक्शन होंगे। बट जब आप रियलिटी में देखोगे दैट इज फार फ्रॉम ट्रू। जैसे कि आपको इन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वो आपको इनकी रियलिटी बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में, no parliamentary constitution in the country has a clear majority of one single caste। देश के अंदर ऐसी कोई भी पार्लियामेंट्री नहीं है जहां पर सिंगल कास्ट के ही लोग मेजॉरिटी में हैं और सभी जो लोग हैं अपने ही कैंडिडेट को अगर वोट देंगे तो वो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जीत जाएगा। नहीं, इसके लिए जो भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से खड़ा है उसे क्या करना पड़ेगा, एवरी कैंडिडेट्स एंड पार्टी नीड्स टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट और कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन। तो किसी एक कास्ट के ऊपर डिपेंड होकर हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें बहुत से लोगों का मतलब एक से ज्यादा कम्युनिटी का दिल जीतना ही पड़ेगा। इसके अलावा नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल दी वोटर ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। तो मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि वो एक ही कास्ट के या कम्युनिटी के सभी वोट्स ले ले और वो जीत जाए, नहीं, क्योंकि उन्हें आगे भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट है वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर कोई एक कास्ट के लोग हैं तो
क्या होता है कि एक पार्टी पर्टिकुलर किसी कास्ट के लोगों का भला कर रही है, तो लोगों के माइंड में पहले से ही पता चल जाता है कि ये जो कम्युनिटी है वो इसी पार्टी को वोट करेगी, तो ये हो गया वोट बैंक पॉलिटिक्स, है ना। तो व्हेन पीपल से दैट द कास्ट इज द वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट यूजुअली मीन्स दैट द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर, सभी तो नहीं लेकिन मेजोरिटी में बात हो रही है, फ्रॉम द कास्ट फॉर दैट पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और अक्सर हमारे इलेक्शन के अंदर ये चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां पर आती है? मैनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट, क्योंकि हमारे देश के अंदर नेशनल लेवल की पार्टीज है, स्टेट लेवल की पार्टीज है और रीजनल लेवल की पार्टीज है। देश के अंदर बच्चों एमपी के इलेक्शन होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पार्टी है, क्या करती है कि सपोज करो कि मैं कोई एक्स कास्ट से बिलोंग करता हूं और मेरे सामने दो पार्टी है, एक आम आदमी पार्टी होगी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी बीजेपी होगी। तो तीनों ही पार्टी मैं जिस पर्टिकुलर एरिया में रहता हूं तो वहां से अपना कैंडिडेट उतारते हैं कि तीनों के तीनों ही मेरी ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम एक क्रिएट होती है। लोग कहते हैं ना कि कास्ट के बेस पर वोट मिल गया, तो अब बताओ मैं किसे वोट करूंगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर सिंगल पर्सन सिंगल वोट दिया गया है। मैं 3 वोट तो नहीं डाल सकता, 3 कैंडिडेट को, एक ही वोट डाल सकता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा। सो इसी वजह से बच्चों ये हमें कॉन्फ्लिक्ट चीजें देखने को मिलती रहती हैं। सम वोटर हैव मोर दैट वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। इवन यहां तक ये भी होता है कि जो कैंडिडेट खड़े वो मेरी कास्ट से बिलोंग ही नहीं करते हैं, तो मैं किसे वोट दूं फिर, है ना। फिर मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव बनेगा कि मैं इसको एजुकेशन के बेस्ड पर या फिर इनके विजन को देखकर या पार्टी की पसंद देखकर वोट डालूं, है ना। ये भी तो चीजें हो जाती है। व्हाइल मैनी वोटर हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। तो इस वजह से बच्चों जरूरी नहीं है कि जैसा आप पढ़ रहे थे कि जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में रोल तो प्ले करती है अपना, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंप्लीटली लोग इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया। और इसी वजह से देश के अंदर चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, सिटिंग एमपी हो, एमएलए हो, फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री। तो हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सी रूलिंग पार्टी, एमएलए, एमपी ये भी चुनाव हारते हैं। ऐसा कोई नहीं कि चुनाव नहीं हारता, सब हारते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन 1951-52 में करवाए गए। तो आप यकीन नहीं मानोगे बच्चों, उस समय कांग्रेस पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाई उसने। जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ आफ्टर 5 ईयर, फिर से वो जीत गई, फिर 3rd इलेक्शन हुआ फिर वो जीत गई, फिर 4th इलेक्शन हुआ फिर वो जीत गई, फिर 5th इलेक्शन हुआ फिर वो जीत गई, 6th इलेक्शन हुआ था टेम्परेरी टाइम के लिए हारी, फिर दोबारा जीत गई, फिर उसके बाद फिर जीत गई। तो आप देखोगे 60 से 70 साल ओवरऑल जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है, तो एक पार्टी का डोमिनेंस रहा है। और वो पार्टी जो आज सेंटर में है, भारतीय जनता पार्टी, उसे अपने टाइम पे 2 से 3 सीटें मिली थी, लेकिन आज वो एक्स्ट्रा मेजोरिटी के साथ सेंटर में है। तो यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि कोई भी पार्टी कभी भी पावर में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे लीडर्स नहीं, जनता मालिक होती है। यानी हम जो 18+ है, जो वोट डाल सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी वजह से चलती है। बस वो तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं एमएलए के तौर पे, एमपी के तौर पे, और ये जो मेयर होते हैं उनके तौर पे, है ना। तो इस चीज का जरा ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें बच्चों जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में कुछ इस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। ऑल्सो कि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब इसका अपोजिट कर दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। अब जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसमें ये जानोगे कि पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी कि कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। काफी छोटा सा टॉपिक है, बड़ा आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि देखिए, जब बात आती है इलेक्शन के टाइम की, तो अक्सर क्या होता है कि ईच कास्ट ट्राई टू वाइडन देयर रीच बाय इंक्लूडिंग अदर सब कास्ट एंड नेबरिंग कास्ट। जब इलेक्शन की बात आती है तो बहुत सारी कास्ट क्या करती है, छोटी छोटी कास्टों को, सब कास्टों को और अपनी नेबर कास्टों को अपने अंडर इन्वॉल्व कर लेती है और बोलती है कि देखो हम इलेक्शन में खड़े होंगे, अगर हम जीतेंगे तो हम अपना तो भला कर ही रहे, आपका भी भला करेंगे, तो इसलिए आप हमारे अंडर आ जाओ, ताकि जो हमारी मेजोरिटी है वो ज्यादा दिखने लगे, तो लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है पॉलिटिक्स कास्ट के अंदर।
और क्या होता है, न्यू कास्ट, जैसे एक बैकवर्ड होती है और एक फॉरवर्ड होती है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आप इसे लोअर और अपर के नाम से जान सकते हो। कुछ कास्ट ऐसी होती है जो कि अपर कास्ट कहलाती है, कुछ लोअर कास्ट कहलाती है, इसे आप बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम से जानते हो। तो ये क्या करती है, पॉलिटिकल एरेना के अंदर सबसे मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। देखो, मैं भी एक सेम कास्ट से बिलोंग करता हूं और कोई मेरा साथी वो भी सेम कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन स्टेटस में वो अपर कास्ट का है और मैं लोअर कास्ट का हूं, तो क्या होगा, सिनेरियो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसलिए ये चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। और इस वजह से कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से बच्चों, जो लोअर कास्ट है जिनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड है, स्पेशली जो दलित है, जो ओबीसी है यानी अदर बैकवर्ड क्लास कास्ट, एज नाउ द होल्ड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द पॉलिटिकल रीन। तो इसलिए राजनीति के अंदर उनकी भी वैल्यू है, उनकी भी वोट की वैल्यू हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इन्हें रिजर्वेशन भी दिया है। परिसीमन के अकॉर्डिंग इनके लिए जो हम एमपी का चुनाव करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एमएलए वाला, लोकसभा वाला, उनके अंदर जो सीट है वो भी रिजर्व रखी गई है, स्पेशली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट के लिए। कोई जनरल कैंडिडेट जो है वो वहां पे खड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट ही वहां पे खड़ा हो सकता है। तो आप देख रहे हो कि जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट में भी हमें देखने को मिलती है। तो हमने दोनों ही टॉपिक को कुछ इस तरीके से कवर किया। तो ये ओवरऑल सारी जो चीजें थी बच्चों, वो थी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के ऊपर। होप सो कि आपको इन तीनों पार्टों में तीनों ही टॉपिक काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर इस चैप्टर का जो रोल है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो चीजें हम रीड आउट करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, वो रियलिटी में कहीं ना कहीं कुछ अलग ही हमें देखने को मिलती है, जिसके रीजन बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलता ही है। फिर चाहे आप वुमेन का इश्यू उठा लीजिएगा या जेंडर का उठा लीजिएगा या फिर आज के समय कास्टिज्म का, सब में हमें चेंजेस कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। तो होप्स हो कि बच्चों आपको ये जो चैप्टर वो काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।